क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 4 का एग्जाम्पल नंबर 15 सॉल्व करते हैं। अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर इन स्किल वाटर। एक ना मोटर बोट है स्किल वाटर के अंदर, मतलब पानी के अंदर जब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती है, स्किल वाटर के अंदर बोट की स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो इस क्वेश्चन में ना अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, तो पहले तो आपको यही अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है और डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो रिवर के अंदर वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। रिवर के अंदर वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन के अंदर है, अगर आपकी बोट भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रही है तो इसको बोला जाता है डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम के अंदर ना इफेक्टिव स्पीड इंक्रीज हो जाती है। डाउनस्ट्रीम के अंदर इफेक्टिव स्पीड इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वाटर मूवमेंट के अंदर आपकी हेल्प कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर बोट की स्पीड, चलो ये तो दे ही रखे हैं 18 मान लेते हैं, बोट की स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर और वाटर की जो स्पीड है अगर वो 10 है, तो जब आप डाउनस्ट्रीम में मूव कर रहे होगे ना तो बोट की जो इफेक्टिव स्पीड है वो 18 प्लस 10 मतलब 28 हो जाएगी। जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है, अगर आप भी उसी डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हो तो इसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम के अंदर इफेक्टिव स्पीड इंक्रीज हो जाती है। आपकी जो इफेक्टिव स्पीड है ना वो होगी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट की स्पीड में ये वाटर की जो स्पीड है ना वो ऐड हो जाती है, उतनी स्पीड पर आप एक्चुअल में मूव कर पाओगे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि अपस्ट्रीम का मतलब क्या होता है। रिवर के अंदर वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। रिवर के अंदर वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पानी का बहाव जिस डायरेक्शन के अंदर है, अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम के अंदर हमेशा स्पीड डिक्रीज हो जाती है, जो इफेक्टिव स्पीड है ना वो डिक्रीज हो जाती है। बोट की स्पीड में से ये वाटर की जो स्पीड है वो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आपकी इफेक्टिव स्पीड हो पाएगी। क्लियर हुआ? डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है विद द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, आप भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, इसे बोलते हैं डाउनस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम के अंदर इफेक्टिव स्पीड इंक्रीज हो जाती है। बोट की स्पीड में ये रिवर के मूवमेंट की जो स्पीड है वो ऐड हो जाती है। और अपस्ट्रीम होता था अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, आप अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसे बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम के अंदर इफेक्टिव स्पीड रिड्यूस हो जाती है। इतना क्लियर हो गया? अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो ये भाई साहब है और ये भाई साहब के बोट है। वाटर के अंदर अगर मूवमेंट ना हो तो बोट की स्पीड होती है 18 किलोमीटर पर आवर। अब आगे क्वेश्चन में ये दे रखा है, It takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream. 1 hour more to go 24 kilometer upstream. इन भाई साहब ने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। इन भाई साहब को कोई काम होगा तो उन्होंने पहले 24 किलोमीटर जाना है, उसके बाद काम खत्म करके वापस भी तो आना है, तो डाउनस्ट्रीम भी मूव करेंगे और अपस्ट्रीम भी मूव करेंगे। एक बार ये मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में इनकी बोट मूव करेगी, और जब ये वापस आ रहे होंगे तो वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इनकी बोट मूव कर रही होगी। इतना क्लियर हो गया? भाई साहब ने कितना डिस्टेंस कवर करना है? 24 किलोमीटर का। ये जाएंगे और वापस आएंगे, मतलब एक बार मूवमेंट होगी डाउनस्ट्रीम के अंदर और एक बार मूवमेंट होगी अपस्ट्रीम के अंदर। और हमें टाइम दे रखा है कि अपस्ट्रीम के अंदर इट टेक्स 1 आवर मोर। डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है ना, जाने में जितना टाइम लगता है, वापस आने में 1 घंटा ज्यादा लगता है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और डिस्टेंस है 24 किलोमीटर का। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये वाटर के मूवमेंट की स्पीड हमने फाइंड करनी है। इसको आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोल सकते हो, स्पीड ऑफ वाटर भी बोल सकते हो और स्पीड ऑफ रिवर भी बोल सकते हो कि रिवर की स्पीड कितनी है या रिवर के अंदर जो पानी है उसकी स्पीड कितनी है, कुछ भी बोल सकते हो। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया?
अब आते हैं सॉल्यूशन के ऊपर। हमने ये निकालना है ना स्पीड ऑफ स्ट्रीम, वाटर किस स्पीड पर मूव कर रहा है, भी हमें क्या पता किस स्पीड पर मूव कर रहा है, तो हम x मान लेंगे। तो आप लिखोगे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ वाटर भी लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ रिवर भी लिख सकते हैं। तो स्ट्रीम की जो स्पीड है ना वो हमने x मान लिया है। बोट की जो स्पीड है वो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो थी 18 किलोमीटर पर आवर। अब इन भाई साहब ने जब मूवमेंट करनी है, एक बार ये डाउनस्ट्रीम मूव करेंगे और एक बार अपस्ट्रीम मूव करेंगे। एक बार जिस डायरेक्शन में वाटर मूव कर रहा है इनके बोट उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, और जब वापस आना होगा तो वाटर जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी ना बोट। तो एक बार इन्होंने डाउनस्ट्रीम के अंदर मूवमेंट करनी है और एक बार अपस्ट्रीम में मूवमेंट करनी है। डाउनस्ट्रीम के अंदर जो स्पीड होती है ना बोट की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वाटर मूवमेंट के अंदर आपकी हेल्प करेगा। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो वाटर भी तो उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड हो जाएगी 18 + x। बोट की स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड को ऐड करना पड़ेगा, 18 + x हो जाएगी। अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड रिड्यूस हो जाती होती है, तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम वो होगा 18 - x। ये दोनों सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको समझ में आ गए ना। डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड इंक्रीज हो जाती है, बोट की स्पीड के अंदर पानी की जो स्पीड है वाटर के मूवमेंट की स्पीड है उसे ऐड करना पड़ेगा। तभी हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये 18 + x हो जाएगा। और अपस्ट्रीम के अंदर स्पीड रिड्यूस हो जाती है, बोट की स्पीड में से वाटर के मूवमेंट की स्पीड को आपको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, वो आपकी इफेक्टिव स्पीड होगी। क्लियर हुआ? ये चारों पॉइंट्स क्लियर हो गए। फिर जो 1 आवर मोर वाला पॉइंट है ना, यहां से हम ये वाली इक्वेशन बना लेंगे। देखो साफ साफ इसमें दे रखा था ना कि डाउनस्ट्रीम के अंदर जितना टाइम लगता है वापस आने में, अपस्ट्रीम के अंदर 1 आवर मोर, 1 घंटा ज्यादा लगता है। तो टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम विल बी इक्वल टू टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम प्लस 1 आवर। डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में उतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा, साथ में 1 घंटा और ज्यादा लग रहा है, तभी यहां पे 1+ किया हुआ है। ये क्लियर हो गया? ये जो हमें क्वेश्चन की सेकंड लाइन में इंफॉर्मेशन दे रखी थी ना, वहां से हमने ये इक्वेशन बना लिया है कि अपस्ट्रीम के अंदर डाउनस्ट्रीम से 1 आवर एक्स्ट्रा लगता है। वे टाइम है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अभी यहां पे अपस्ट्रीम की बात हो रही है ना, डिस्टेंस कितना कवर करना है 24 का, तो डिस्टेंस की जगह पे 24 आएगा। और अपस्ट्रीम में जो स्पीड है वो ये है 18 - x, तो स्पीड आएगा 18 - x। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कवर करना है 24 किलोमीटर का, और अपस्ट्रीम में स्पीड होती है 18 - x। यहां पर भी टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो 24 का ही है, 24 किलोमीटर जाना है, 24 किलोमीटर ही वापस आना है। लेकिन डाउनस्ट्रीम के अंदर स्पीड हो जाती है 18 + x। ये डाउनस्ट्रीम में स्पीड इंक्रीज हो जाती है 18 + x, और ये +1 का +1 एज इट इज। यहां तक क्लियर हुआ ये कैसे बना? यहां तक पहुंच गए, फिर आगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई थी, बस अब आगे से इस इक्वेशन को ही सॉल्व करना है। ये 24/18 - x का 24/18 - x एज इट इज, इस वाली टर्म को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाओगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस की होगी, और ये वाला 1 एज इट इज। देखो x डिनोमिनेटर में है, यहां पर भी x डिनोमिनेटर में है, वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। हमें इस इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो अगले स्टेप में हमने एलसीएम लेना है। क्या इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? डिनोमिनेटर सेम थोड़ी है, अलग अलग है ना। देखो यहां पर 18 - x है और यहां पर 18 + x है। जब डिनोमिनेटर अलग अलग होता है तो एलसीएम के अंदर दोनों आएंगे। आपने इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देना एलसीएम के अंदर, तो 18 - x और 18 + x दोनों आएंगे। क्लियर? अब ये देखते हैं कि ये न्यूमरेटर कैसे लिखा है। डिनोमिनेटर से आप इस एलसीएम को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो बच जाएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना होता है। ये देखो 18 - x से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 18 - x कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 - x से ये 18 - x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18 + x बच जाएगा।
इसको 24 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तभी हमने लिखा है 24 इंटू 18 प्लस एक्स। बीच में माइनस था तो हमने भी माइनस लगा दिया। यहां पर भी सेम करना है, डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड करेंगे, जो बच जाएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखेंगे। तो 18 प्लस एक्स से डिवाइड करने पे ये 18 प्लस एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 18 माइनस एक्स बचेगा, इससे 24 को मल्टीप्लाई करके ही लिखा हुआ है 24 इंटू 18 माइनस एक्स। ये 1 का 1 एज इट इज। एलसीएम लिए, अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता होगा तो अब आ गया होगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट्स ओपन करना है, 24 मल्टीप्लाई बाई 18 इज इक्वल टू 432 और 24 इंटू एक्स इज इक्वल टू 24x। माइनस 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 432 आएगा, और माइनस 24 मल्टीप्लाई बाई माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस 24x। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वो वाली आइडेंटिटी यूज की हुई है। तब ये 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, वो बन गया 18 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगले स्टेप पे आते हैं, ये 432 से ये माइनस का 432 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 24x और 24x ऐड होके 48x बन गया। 18 का स्क्वायर होता है 324, और ये माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 का 1 एज इट इज। 1 से लेकर 30 तक जो पहले 30 नंबर्स है ना, उनके स्क्वायर्स याद कर लो, फायदे में रहोगे। 18 का स्क्वायर 324 होता है। यहां तक क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। बस उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये 324 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म्स को भी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाते हैं। ये माइनस एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 48x का 48x, और ये 324 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो भी उसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखना है, फिर एक्स वाली टर्म को लिखना है, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, तभी पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखा, ये पहले स्क्वायर वाली टर्म को लिखा, फिर एक्स वाली टर्म को लिखा, लास्ट में फिर कांस्टेंट टर्म को लिखा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे आसान होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अगले स्टेप में आपने अब ए, बी और सी की वैल्यूज को लिस्ट करना होता है। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर लिखा होता है वो ए की वैल्यू होती है। अब यहां पर तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो ए की वैल्यू 1 है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है वो बी की वैल्यू होती है, तो ये बी की वैल्यू 48 है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये सी की वैल्यू होती है, तो सी की वैल्यू माइनस 324 है। ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। उसके बाद आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है। डिस्क्रिमिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी की जगह पे 48 पुट करना है, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे माइनस 324। ये देखो, बी की जगह पे 48 पुट किया, ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे माइनस 324, मतलब सबके रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर दिए हैं। 48 का स्क्वायर वो होता है 2304, और इन सबको मल्टीप्लाई करके 1296 आता है। ऐड करने पे 3600 आ जाता है, तो ये डी की वैल्यू 3600 आ गई है। डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, तो इसका मतलब इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे। अब रूट्स निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का माइनस है, और b की वैल्यू 48 है। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने कैलकुलेट की हुई है, 3600 आई थी, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे 3600 पुट किया, और a की वैल्यू 1 है तो a की जगह पे 1 पुट किया। ये माइनस 48 का माइनस 48 एज इट इज। ये जो 3600 है वो 60 का स्क्वायर होता है। ये 36 से आपको पता चल जाएगा ना, 36 6 का स्क्वायर होता है, और आगे 100 है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60, और ये 2 इंटू 1 2। यहाँ तक पहुंच जाओगे। इसके बाद आपको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस 1 में एक बार आपको पॉजिटिव साइन लेना है, और केस 2 के अंदर फिर एक बार आपको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। चलो पहले केस 1 पे आते हैं, जिसमें प्लस का साइन लेना है, तो बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2। देखो x इज इक्वल टू माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2। ये 60 में से 48 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 रह जाता है, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया,
तो x की वैल्यू 6 आ रही है, मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा एक आंसर आ गया, केस 1 आ गया। अब केस 2 पे आएंगे जिसमें x की वैल्यू में यहाँ पे माइनस का साइन लेना होगा। तो केस 2 में आपने नेगेटिव साइन लेना है, तो बनेगा x इज इक्वल टू -48 -6 की अपॉन 2। इनको ऐड करके 108 अपॉन 2 बनता है, डिवाइड करके -54 आ रहा है। इस वाली वैल्यू को रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पीड है ना वाटर, रिवर के अंदर वाटर जिस स्पीड पर मूव कर रहा है वो स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो इस केस की वैल्यूज को रिजेक्ट करना है, बिकॉज स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये केस 1 के अंदर, ये केस 1 के अंदर सॉल्व करके जो 6 आया था ना, ये हमारा आंसर है कि स्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। रिवर के अंदर वाटर 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मूव कर रहा है। दिस इज द आंसर।